हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको जैसे ही उस दिन मैंने अपने मेंस के मार्क्स शेयर किए थे, उसके बाद से बहुत से कमेंट आए और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुझसे रीजनिंग की स्ट्रेटजी, क्योंकि मेरे रीजनिंग के मार्क्स देखकर उन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है कि आप रीजनिंग किस तरह से करते हैं। और रीजनिंग की क्योंकि मेरे मार्क्स रीजनिंग में बहुत अच्छे आए हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे प्री और मेंस की रीजनिंग की स्ट्रेटजी पूछी। बहुत से कमेंट आए, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए आप सभी को कि मैंने रीजनिंग कैसे की, किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया। अपनी जो स्ट्रेटजी है रीजनिंग की वो मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में कि मैंने प्री में किस तरीके से प्रिपेयर किया है, प्री के लिए, और मेंस के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले जिन्होंने, अगर वो मेरा स्कोर कार्ड नहीं देखा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। मैं आपको अपने अभी फ़िलहाल रीजनिंग के मार्क्स शो कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे रीजनिंग में देख सकते हैं मैंने अटैम्प्ट तो वैसे 28 किए थे विद 100% एक्यूरेसी, पर नॉर्मलाइजेशन वगैरह का ये सब हुआ है, जिसकी वजह से क्वांट में भी मैंने 17 अटैम्प्ट किए थे। तो मेरे देख सकते हैं आप जैसे कि 5.5 मार्क्स आए हैं। और रीजनिंग में मैंने 28 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे विद 100% एक्यूरेसी, बट इसमें भी नंबर कम हुए हैं, 24.25 आए हैं। फिर भी ये बहुत अच्छा स्कोर है। तो इसीलिए मैं आप सभी को फिर बताने जा रही हूँ रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। तो सबसे पहले प्री का मैं बता देती हूँ कि प्री के लिए क्या करना होगा और मेंस के लिए क्या करना होगा। दोनों की स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रही हूँ। तो प्री से पहले स्टार्टिंग कर रही हूँ। प्री के लिए सबसे पहले, अगर आप बिगनर हैं, दो तरह के कैंडिडेट्स हैं, एक बिगनर हैं और एक वो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो पहले बिगनर की बात कर लेती हूँ, फिर उनकी बात कर लूँगी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं पर उनके रीजनिंग में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और अगर आपकी एक बार इसमें पकड़ बन गई तो ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाता है, और ऐसे में आप अच्छा खासा नंबर रीजनिंग में गेन कर जाते हैं। मेरी वैसे मैं बता दूं आपको कि चाहे जितने भी मैंने मेंस दिए हों, जितने भी मैं प्री देती हूँ, रीजनिंग में हमेशा मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर आता है। चाहे वो आरआरबी का मेंस हो, चाहे वो आईपीएस का हो, चाहे वो आईपीएस क्लर्क का हो, चाहे वो प्री की बात हो, तो सब में अगर 35 का है तो 35 में से वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से 1-2 नंबर कम जाए, नहीं तो 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स आते हैं प्री में, रीजनिंग सेक्शन में। तो इसीलिए मैं आपको पहले प्री का बता देती हूँ। तो प्री के लिए सबसे, अगर आप बिगनर हैं तो कंसेप्ट क्लियर आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उसके लिए आप सोर्स पूछ रहे होंगे कि कौन से सोर्स है। तो जब मैंने तैयारी की थी, तो मैं अपना बता देती हूँ कि अड्डा 24/7 की एक 0 to Infinity करके एक प्लेलिस्ट थी। तो मैंने वहाँ से तैयारी की थी रीजनिंग की, अपनी सौरभ जो हैं उनसे ही मैंने तैयारी की थी। तो आप वहाँ का अभी अब मुझे फ़िलहाल अवेलेबल, मुझे नहीं पता कि शायद न्यू अगर सीरीज़ अवेलेबल हो गई होगी या फिर वही पुरानी, क्योंकि हमें तो तैयारी रीजनिंग की ही करनी है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। पर आप किसी और टीचर से अगर आपने कर रहे हैं तो उस पर भी आप उनका भी देख सकते हैं। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने वहाँ से तैयारी की थी रीजनिंग की, जब मैंने शुरुआत की थी बैंकिंग की प्रिपरेशन की, तब की मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूट्यूब से रीजनिंग की वीडियो देखी हैं, उसके बाद से मैंने रीजनिंग की तैयारी यूट्यूब से नहीं की। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ का सहारा लिया, वो था प्रैक्टिस का। सिर्फ रीजनिंग में सिर्फ़ और सिर्फ मैंने प्रैक्टिस का सहारा लिया है, और बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, चाहे वो कि ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन में कैसे क्या करना है, या फिर पजल्स किस तरीके से बनानी है, सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। फिर भी मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि जो भीड़ में लोग चलते हैं, भीड़ का मतलब ये है कि किसी मेथड से या फिर किसी चीज़ से, तो अगर आप कोई अपना मेथड बना लेते हैं ना, तो उसका आपको ना स्पीड भी आपकी इंक्रीज़ होती है उस मेथड में, और आपका जो नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप कमेंट कर कर बता दीजिएगा कि क्या आपको रीजनिंग के जो सेक्शनल मॉक में ऐसे ही जो लाइव मॉक होते हैं ना, कि सेक्शनल में मॉक वीडियो, अपना मॉक टेस्ट भी सॉल्व करूँगी और उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, ऐसे कि मैं किस तरीके से रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करती हूँ। और
कि कैसे मैं क्वेश्चंस चूज़ करती हूँ, पज़ल्स वगैरह किस तरीके किस मेथड से मैं बनाती हूँ कि मेरे इतनी जल्दी बन जाती है, स्पीड और ये सब चीज़ों का भी काम प्री में होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए और मैं कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करती हूँ, ये सब मैं बता दूँगी। अगर कमेंट कर कर पर आप पहले बता दीजिएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं भी उस चीज़ के लिए कि नहीं। तो अगर कमेंट कर दीजिएगा अगर आप को उस चीज़ का मतलब इंटरेस्ट अगर है कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं बना दूँगी, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है, मैंने आपको वीडियो सोर्स बता दिया। उसके बाद बात आती है क्योंकि जो चीज़ मैंने पढ़ी है, जहाँ से पढ़ी मैं वहीं का बताऊँगी। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब से रीज़निंग की, सच में मैं बता रही हूँ कि रीज़निंग की यूट्यूब से फिर मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहाँ से की? सेक्शनल मॉक टेस्ट, क्विज़ और जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, क्विज़ होते हैं और मॉक टेस्ट, यहाँ से प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस आपको बहुत करनी होगी क्योंकि ये जो रीजनिंग होती है वो गेम ही प्रैक्टिस का होता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका उतना ही आपका बढ़ेगा। और ऐसे ही आपको अब आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्री में भी मेंस में भी। प्री में भी कैसे कि पहले जब आप स्टार्टिंग में आपकी अभी स्पीड नहीं बढ़ रही है और ये सब चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी आपकी या फिर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है या फिर क्लियर भी हैं, तो स्टार्टिंग में आप क्या कीजिए कि मिसलेनियस क्वेश्चंस को करिए। प्री की बात कर रही हूँ मैं। मिसलेनियस में जैसे कि सेलॉक्स हो गए, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हो गए। ब्लड रिलेशन पहले मत चूज़ करिएगा क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें हमेशा जो कैंडिडेट है वो ब्लड रिलेशन में या तो उसका बन जाएगा या तो वो फंस जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल उसका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। तो ब्लड रिलेशन भले ही ईजी भी आए, उसको अवॉइड करिए, उसको लास्ट में करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है, बहुत बार कैंडिडेट्स का होता है कि ब्लड रिलेशन में फंस जाता है। फिर डिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चंस कर लीजिए मिसलेनियस में। और ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, वर्ड फॉर्मेशन और बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला, इनको छोड़िए और कोडिट वगैरह के जो भी क्वेश्चंस आए उनको कर लीजिए। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ वाले क्वेश्चंस कर लीजिए और उसके बाद फिर पजल सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो एक एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है ना, जो मिसलेनियस छोटे छोटे एक एक नंबर, उनको लास्ट के लिए रखिए और फिर ब्लड रिलेशन करिए। ऐसे आप पहले स्टार्टिंग करिए अपनी वीडियो की, अपनी मॉक टेस्ट की। ऐसे स्टार्टिंग आप करेंगे ना अपनी मॉक टेस्ट की, तो आपको धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा। आप बस उस पर टिक जाना है कि नहीं, मुझे क्वेश्चन ये वाला पहले नहीं करना है, चाहे जितना आसान आया हो, चाहे जो मर्जी हो, क्वेश्चन वही करना है जो सोच मतलब पहले से दिमाग में है कि मुझे मिसलेनियस में ये क्वेश्चन पहले कर लेने जल्दी से। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा उससे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे आपको क्वेश्चंस आप चूज़ करना सीख जाएंगे कि ये क्वेश्चन पहले करना है, इस क्वेश्चन को बाद में करना है, फिर आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, नंबर आपके बढ़ने लगेंगे, एक्यूरेसी आपकी आने लगेगी। जब आपकी एक्यूरेसी आने लगेगी, मतलब आपके मार्क्स भी अच्छे आने लगेंगे, 30+ मार्क्स आने लगेंगे, तब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। क्या एक्सपेरिमेंट करना है? तब आपको एक्सपेरिमेंट ये करना है कि आपको 1 से लेकर, जैसे प्री में क्या है कि 35 क्वेश्चंस आते हैं, सो 1 to 35 क्वेश्चंस आपको एक नंबर से लेकर 35 तक करना होगा। आप ये 3-4 दिन कर देखिए। 3-4 दिन जब आप करके देखेंगे तो आप इसमें देखिए कि क्या आपके नंबर पहले से बढ़ रहे हैं, क्या आपके 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स आ रहे हैं, आप पूरे 35 क्वेश्चंस तक पहुंच रहे। 3-4 दिन बाद, एक दिन की बात नहीं मैं कर रही हूँ, 3 से 4 दिन के बाद ऐसा देखिए कि क्या आपके 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं उतने 20 मिनट्स में कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस उन 20 मिनट्स में कर पा रहे हैं, तो फिर आप फिर लगातार रीजनिंग में, फिर इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं, आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस भी उतनी हो चुकी है कि अब जो है आपको कोई भी प्रीलिम्स का कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको प्रीलिम्स लेवल जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको टैकल कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 35 क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, उसके बाद आपके नंबर कम रहे हैं, 3 से 4 दिन आपने मॉक्स दिए, आपके नंबर, तो उससे अपना मोरल डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा रीजनिंग, अरे हमारे नंबर फिर से कम होने लगे। फिर आपको जो मैंने पहले स्ट्रेटेजी बताई है कि क्वेश्चंस को कैसे चूज़ करना है, और उसमें आपके नंबर भी अच्छे आने लगे थे, तो आपको फिर उसी को चूज़ करना है। जो तो आपके भले ही आप पहले से, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं पर उनके रीजनिंग में मार्क्स
नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ इसको आप कर कर देखिए, आपको पता लगेगा कि रीजनिंग में देख लेना आपके मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। तो आपको यही करना है, मतलब रीजनिंग में क्वेश्चंस चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो रीजनिंग और क्वांट में, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स में ही आई थिंक क्वेश्चंस चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो स्पीड मैथ में भी, स्पीड मतलब जब प्रीलिम्स में क्या है, स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए होती है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चंस चॉइस करना, मतलब आप पहले इजी कर लीजिए, उसके बाद पजल्स करिए, उसके बाद आप बाकी जो एक एक 1 मार्क का क्वेश्चन, एक दो तीन जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लास्ट में करिए। और धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे इसी तरीके से तो आपके दिमाग में भी वही प्रोसेस बैठ जाएगा। तो जब आप एग्ज़ाम में देंगे ना, एग्ज़ाम देंगे तो आप पहले यही जो आपने मॉक में प्रैक्टिस किया था कि पहले स्टार्टिंग, और जो मॉक में एक चीज़ और, कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट किसी और तरीके से देते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाके एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है कि एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, जबकि आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए एग्ज़ाम में। तो आप वहाँ पर जाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा फेलियर का कारण होता है। तो इसीलिए एग्ज़ाम के टाइम में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है मॉक टेस्ट में कीजिए, जो भी फिर आपको अच्छा लगता है जिस तरीके से, वैसे आप सोल्व करिए। पज़ल्स का मैं 1-2 दिन में और वीडियो एक लेके आऊँगी जिसमें मैं किस तरीके से कौन सी पज़ल सोल्व करती हूँ उसका मैं एक पज़ल, क्योंकि 4-5 मेथड की पज़ल होती हैं तो मैं धीरे धीरे उन पज़ल्स को मैं किस तरीके से सोल्व करती हूँ वो मैं बता दूँगी। आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये थी प्री की स्ट्रैटेजी। आप एक बार, अब आप पूछेंगी कि कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, तो मैं सबसे पहले, अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक पकड़िए, टेक्स्ट बुक में आप सेक्शनल करिए, क्विज़ेस करिए, फिर उसके बाद आप क्या करिए कि उसके बाद आप शिफ्ट कर जाइए ओलिव बोर्ड में। टेक्स्ट बुक का कभी कभी जब लाइव टेस्ट उनका आता है ना वो करिए, और जो अगर आप SBI क्लर्क की तैयारी अभी कर रहे हैं तो आप क्या करिए कि टेक्स्ट बुक को भी नहीं छोड़ना है, उसके भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसके साथ साथ में आप ओलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, इन दोनों के मॉक भी आप लगाइए। या फिर ये इसलिए क्योंकि स्मार्ट कीड़ा जो है वो सबसे टफेस्ट जो लेवल होगा वो होगा, फिर ओलिव बोर्ड मीडियम, जो मीडियम लेवल है वो होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक जो है उससे थोड़ा सा कम। तो इसमें क्या होगा कि जैसा भी आपकी हर एक क्वेश्चंस की, हर तरह की क्वेश्चंस की, सब चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बन जाएगी। ये आपको करना है। अब बात करती हूँ मैं मेंस की। तो मेंस में हमें कैसे क्या करना है, मैं आपको एक बात सच में बता दूँ, रीजनिंग में इतना कंटेंट आपको मतलब मॉक्स में मिल जाता है कि आपको ना कहीं वीडियो देखने के लिए भागना पड़ता है, ये टाइम वेस्ट है। वीडियोस वगैरह यूट्यूब में रीजनिंग वगैरह, जिनको मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप देख, जिनको ठीक है, जिनको चल रहा है वो चलाएं, लेकिन सेल्फ स्टडी रीजनिंग में क्या है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी एक्यूरेसी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, 1-2 दिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए, आप समझिए, मेथड समझिए मेंस लेवल के। पर मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मैंने तो कभी वीडियो मतलब मेंस लेवल की नहीं देखी, मैंने यूट्यूब में नहीं देखी, ना ही मैंने प्री का देखा, ना ही मैंने मेंस का देखा, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की, वो भी मॉक टेस्ट से। फिर उसके बाद फिर उसके बाद में क्या, हाँ, मेंस के लिए आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट से स्टार्टिंग करनी होगी। तो वही टेक्स्ट बुक में जाइए, टेक्स्ट बुक के मेंस लेवल सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद उसका एनालाइज करिए। उसमें अब क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। मैं जब मेंस की तैयारी कर रही थी, मैं अपना बता देती हूँ कि जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी तो मैंने ये, सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं उसी तरीके के मैं क्वेश्चंस चूज़ करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं देखती हूँ, अगर पज़ल्स की मैं बात करूँ तो पज़ल में अगर ब्लड रिलेशन के साथ कोई पज़ल आ जाती है ना, कि ब्लड रिलेशन में मतलब ब्लड रिलेशन प्लस सीटिंग अरेंजमेंट, ऐसी कोई पज़ल आ जाती है, क्योंकि वो बहुत आसान, वो देखने में भयंकर लगेगी, बहुत आसान होती है, उसको पहले करने का तरीका भी बहुत आसान होता है कि पहले आप ब्लड रिलेशन वाला पोर्शन सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसको उसी तरीके से बिठा दीजिए सीटिंग अरेंजमेंट में। होश पोश नहीं करना होता है उसमें कि आप पहले दोनों को मतलब किसी को बिठाते भी जाएंगे उस सीटिंग अरेंजमेंट में और साथ साथ में ब्लड, ऐसा नहीं करना है। पहले आप ब्लड रिलेशन सॉल्व करिए, फिर उसके बाद उसको वैसे ही अरेंज कर दीजिए। इस तरीके का मेथड होता है जो कि बहुत आसानी से, और बहुत ये पजल्स जो होती है, अगर ये वैसे भी आती भी जो है ना 2 मार्क्स में, ये पजल्स ऐसी आती हैं जो कि आपको फ्री के 10 नंबर दे जाती हैं।
और उसके साथ साथ में इनपुट आउटपुट जो होता है ना वो बहुत आसान होता है। इसमें अगर आपने गिनती के 10 इनपुट आउटपुट भी लगा लिए ना, आपको सारे मेथड पता चल जाएंगे। आप खुद ही देखकर आप 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड उसको देखेंगे, आपको उसका मेथड पता चल जाएगा। आपको स्टेप्स देखेंगे जैसे ही पता चल जाएगा, अच्छा है इसमें ये स्टेप्स अपनाए गए, ऐसे करना है इसे, आप तुरंत फ्री के नंबर ले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको फ्री के नंबर देते हैं उसमें, क्योंकि ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, मेंस में करने भी आसान होते हैं, मार्क्स भी आपको अच्छे खासे मिले। क्योंकि ऐसे ही मेंस की तैयारी जो होती है ना वो ऐसे ही करनी होती है। मेंस में यही होता है कि आपको क्वेश्चंस पहले सारे क्वेश्चंस मतलब देखते जाइए, लेकिन देखते जाना है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि स्ट्रेटजी में सभी यही बताते हैं कि सारे क्वेश्चंस एक बार देख के मार्क फॉर रिव्यू ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन मैं क्या करती थी कि मैं सारे क्वेश्चंस देखती जाती थी, जैसे पजल्स वगैरह वो मार्क फॉर रिव्यू कर देती थी। लेकिन जो इजी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत आसान आए होते हैं, एक एक नंबर के भी क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग आसान होते हैं। बहुत से ऐसे मेंस में क्वेश्चंस होते हैं जो इजी होते हैं, तो उनको जैसे इसके सेलॉक्स के हो गए, इनइक्वालिटी के एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, भले ही वो कोडेड में होते हैं पर वो बहुत आसान होते हैं। उनको करने का अगर आपको तरीका पता लग गया तो मैं मार्क फॉर रिव्यू उन्हें नहीं करती थी, मैं देखी, जैसे अगर मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आ रहे, ये क्वेश्चन है डुएबल, तो उसे मैंने किया, टिक किया, सॉल्व किया और सेव किया उस क्वेश्चन का आंसर, आगे बढ़ी। तो इस तरीके से क्या होता था कि मैं क्वेश्चंस देखती भी जा रही हूँ, आसान क्वेश्चन है उनको मैंने सॉल्व करके उनका आंसर भी टिक कर दिया, और आगे क्वेश्चन देखती जा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मेरे करने लायक हैं। ऐसे ही मैंने IPS PO मेंस में भी किया था कि पहले मैंने 2 मार्कर क्वेश्चन देखे, जिसमें मैंने देख लिए जो क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स के थे उनको मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके मैं 1 मार्क में गई। फिर उसके बाद मैंने 1 मार्क में क्या किया कि 1 मार्क में मैं देखती गई, जिसमें कि एक क्वेश्चन था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, लेकिन वो देखने में तो लग रहा था कि हो जाए, लेकिन वो सच में जिन्होंने उसे किया ना वो उसमें फंस गए थे। मैंने उसको नहीं किया था क्योंकि वो देखते ही लग रहा था कि ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ती गई, जिसमें कि मैंने देखा कि एक पज़ल जो 1 मार्कर थी उसमें 5 क्वेश्चन थे, और वो पज़ल भी इतनी इजी थी कि अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो 5 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं। फिर उसके बाद एक नंबर का क्वेश्चन था, फिर उसके बाद एक और तीन क्वेश्चन थे, वो भी पज़ल छोटी सी थी। तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ती गई, उनको सॉल्व करके उनके आंसर टिक करके आगे बढ़ती गई, जिसकी वजह से मेरा टाइम भी बचा, मैंने क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व कर लिए। फिर जो क्वेश्चंस मैंने मार्क फॉर रिव्यू करे हुए थे, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर गई। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, जो मुझे पहले से ही पता था कि मैं पहले से दिमाग में सोच के गई थी कि इस तरीके की अगर पज़ल या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो मैं इसे करूँगी 2 मार्क्स में। और ये भी सोच के गई थी कि ऐसे मुझे करना है, स्ट्रेटजी ऐसे मुझे बनानी है, फिर मुझे फिर दोबारा शिफ्ट करना है 2 मार्क्स में, बाद में फिर 1 मार्कर वाले क्वेश्चन में शिफ्ट करूँगी। इस तरीके की मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा ऐसे फिर 2 मार्क वाले क्वेश्चंस मैंने किए। 2 मार्क वाले मैं बता देती हूँ, मैंने 7 क्वेश्चंस 2 मार्क वाले किए थे, जिसमें मेरे 14 मार्क्स का बना था, और 14 क्वेश्चन 1 मार्क वाले किए थे। फिर उसके बाद 7 क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं 1 मार्क वाले में शिफ्ट हुई, उसमें मैंने बाकी जो क्वेश्चंस थे जो रह गए थे करने के लिए उनको किया, जिसकी वजह से मैंने 28 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। इसी तरीके से स्ट्रेटजी आप बनाइए, देखिएगा कि रीजनिंग आपको बहुत इजी लगने लगेगी, रीजनिंग में आप अच्छा मार्क्स स्कोर करने लगेंगे। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि प्रैक्टिस अच्छे से करनी है रीजनिंग की, और अपना टाइम इधर उधर वेस्ट ना करके खुद सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए, और मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल मॉक लगाइए, क्विज़ेस लगाइए, और क्वेश्चंस को चूज़ करना सीखिए कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है ना क्वेश्चंस में, कि ये चीज़ हाँ मुझे बहुत अच्छे से आती है, तो उसको समझिए। मॉक के ज़रिए, एनालाइज करने के ज़रिए देख लीजिएगा। जब आप ऐसा करने लगेंगे ना, और मैंने सिर्फ मेंस की प्रैक्टिस और कहीं से नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ मैंने मॉक टेस्ट से की थी। मैंने सेक्शनल मॉक भी नहीं लगाए थे, मैं आपको सच सेक्शनल मॉक मैंने सिर्फ इंग्लिश के लगाए थे, बाकी क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस मेंस की भी मैं बता देती हूँ। मेंस का मैंने स्मार्ट कीड़ा
गाइडली और ओलिबोर्ड, इन तीन, क्योंकि मुझे था कि मुझे ना मेंस में मुझे ये था कि कोई भी चीज़ है जो इधर उधर से नहीं जानी चाहिए, तो इसीलिए मैंने 3 सोर्स अपनाए हुए थे, एक गाइडली का, एक स्मार्ट कीड़ा का, एक ओलिबोर्ड का। ये 3 सोर्स अपनाए हुए थे क्योंकि अलग अलग सबकी अलग अलग खासियत है। किसी की इंग्लिश में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में बहुत अच्छे, किसी के क्वांट में, तो इसीलिए ये 3 मैंने मेंस के लिए अपनाए हुए थे, जिससे मुझे सच में बहुत मदद मिली। हर एक सेक्शन में मुझे मदद मिली एक्चुअली। तो ये थी रीजनिंग की स्ट्रेटजी। आगे कोई क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट कर बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगी। कहाँ प्रॉब्लम आती है, मैं अगर आप मुझे कमेंट कर ये भी बता देंगे कि पजल्स आप कैसे सॉल्व करते हो, मिसलेनियस क्वेश्चन या फिर मेंस लेवल, मेंस सेक्शनल या फिर प्रीलिम्स का सेक्शनल, आप वीडियो बना दीजिए कि किस तरीके से सॉल्व करते हो। मैं ज़रूर बनाऊंगी, पर आपको कमेंट कर बताना होगा। तो ये है मेरी रीजनिंग की स्ट्रेटजी। सिर्फ मैंने रीजनिंग में सेल्फ स्टडी करी है, जिसकी वजह से मेरा मैंने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही यूट्यूब का सहारा लिया था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से रीजनिंग में मेरे अच्छे मार्क्स हमेशा से आए हैं। और मैंने कोई भी मेथड नहीं, सिर्फ अपना मेथड अपनाया है कि मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा है कि मतलब नहीं मुझे यही एक पर्टिकुलर कोई भी मेथड पजल सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है। मेरा मेथड जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया, जिस तरीके से मुझसे मैंने पजल देखी, अपने हिसाब से मैंने सॉल्व की, और वो बन भी जाती है और उसमें मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं विद 100% एक्यूरेसी। तो ये था रीजनिंग का मेरा ओवरऑल, कि मैं इस तरीके से रीजनिंग मैंने प्रैक्टिस की है। बाकी और अदर सेक्शंस के बारे में भी आपको कोई क्वायरी वगैरह है, आपको स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। सो थैंक यू ऑल।